स्टूडेंट्स, एसकेजी एवीएम द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 11th क्लास की कंपल्सरी जो इंग्लिश बुक है उसकी जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल बुक, जिसमें से अपन लाइव क्लासेस में पोएम पढ़ चुके हैं दो, ए फोटोग्राफ की और द लेबनम टॉप। उसके साथ ही साथ अपन जो चैप्टर हैं उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे, यानी चैप्टर के जो हैं वो वीडियो बनाएंगे, जिसमें अपन पहला चैप्टर लेंगे हॉर्नबिल बुक का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मीन्स एक लेडी की तस्वीर, यानी इसमें इस चैप्टर के जो राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो ये जो खुशवंत सिंह है वो इंडियन राइटर है। इन्होंने एक लेडी की पोर्ट्रेट अपने सामने बताई है। किस तरीके से बताई, यानी उन्होंने अपने दादी माँ के, अपनी ग्रैंड मदर की जो क्वालिटीज़ बता करके हमारे सामने एक दादी माँ की इमेज तैयार की है, यानी हम लोग भी उसकी दादी माँ के बारे में सोच सकते हैं। तो अपनी दादी माँ के साथ उसका जब छोटे थे, जब वो गांव में रहते थे, तो उनके साथ उनका कैसा रिलेशन था, और जब बड़े हो गए अपने पेरेंट्स के पास, वहाँ जब वो सिटी में चले गए थे और जब पढ़ाई के लिए दूसरी जगह चले गए, तब उनके साथ कैसा रिलेशन हो गया था, और एंड में कैसे उनकी दादी माँ की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपन आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जो राइटर हैं खुशवंत सिंह वो कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ है बाकी सभी दादी माँ की तरह है, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी जितने 20 सालों से मैं उनको जानता था, तब भी मैंने उनको बूढ़ा ही देखा, और उनके चेहरे पे रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ, यानी उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी बहुत ही ज़्यादा यंग हुआ करती थी, यानी युवा दिखती थी, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी यानी सुंदर दिखती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी होते थे। यानी जो राइटर वो कहते हैं कि लोग कहते थे कि मेरी दादी माँ युवा थी, जवान दिखती थी, और बहुत ही सुंदर थी, और उनके हस्बैंड भी थे। लेकिन जितना मैंने 20 सालों में उनको देखा, तो मैंने उनको केवल बूढ़ा देखा और उनके चेहरे पे रिंकल्स को देखा। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये जो लोगों की बातें थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मैंने उनको हमेशा एक जैसा ही देखा था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेंटल पीस का मतलब होता है जो घर में फायर प्लेस बना हुआ होता है, जहाँ पे आग जली रहती है, उसके ऊपर जो एक लकड़ी का जो कवर सा बना रहता है, नीचे आग जलने का रहता है, और ऊपर से चिमनी से उसका जो फ्यूल है, धुआं है, वो निकलता रहता है। तो मेंटल पीस का मतलब हो गया फायर प्लेस। तो वो कहता है, राइटर कहते हैं कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी, हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम के अंदर जो फायर प्लेस बना हुआ था उसके ऊपर की जो दीवार थी, वहाँ पे मेरे दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, और दादाजी ने तस्वीर में एक बड़ी सी टर्बन पहन रखी थी। टर्बन यानी पगड़ी, एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े थे, तस्वीर में जो उनके कपड़े दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही लूज फिटिंग थे, यानी ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। तो इसमें जो राइटर है वो अपने दादाजी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि दादाजी उनके तस्वीर में किस तरीके से दिख रहे थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद कलर की जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। तो यानी जो दादाजी की तस्वीर उस पर दीवार पे लगी हुई थी, तस्वीर में उन्होंने अपने पगड़ी पहन रखी थी, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, और जो जो उनकी दाढ़ी थी वाइट कलर की वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, यानी उसने जो आगे उनके चेस्ट का जो पार्ट था उसके ज़्यादातर पार्ट को कवर कर रखा था, इतनी लंबी उनकी दाढ़ी थी जो कि वाइट थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और उस तस्वीर में देख करके कम से कम वो 100 साल के लग रहे थे।
ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, यानी वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। तस्वीर में उनको जब मैंने देखा तो वो इस तरीके के नहीं दिखाई दे रहे थे कि हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनकी कोई पत्नी हो सकती है या उनके कोई बच्चे हो सकते हैं, यानी वो इतने बड़े दिखाई दे रहे थे कि उनकी कोई पत्नी और बच्चे भी हो सकते हैं क्या। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, बल्कि वो तो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे कि उनके lots and lots बहुत ज़्यादा grandchildren ही होंगे, यानी पोते पोतियाँ ही होंगे। As for my grandmother being young and pretty, जैसे कि मेरी ग्रैंडमदर थी वो युवा और सुंदर हुआ करती थी, लेकिन मेरे जैसे लोग कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर थी वो बहुत ज़्यादा युवा और सुंदर दिखती थी, लेकिन मेरे दादाजी तो फोटो में ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्ट का मतलब होता है कि दिमाग के अंदर कोई एक दो बातें अगेंस्ट में चलना, क्योंकि लोगों के द्वारा कहा जाता था कि मेरी ग्रैंडमदर तो बहुत युवा और सुंदर थी, लेकिन मेरे दादाजी तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, वो ऐसे नहीं लगते कि कोई उनकी पत्नी हो सकती है या फिर बच्चे हो सकते हैं, बल्कि उनके तो पोते पोतियाँ ही हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा था। तो ये चीज़ें जो बातें थी वो रिवोल्ट कर रही थी, एक विद्रोह सा मेरे दिमाग में चलता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, अब जो दादी माँ थी वो प्राय उन गेम्स के बारे में मुझे बताती थी जो कि बचपन में उनके द्वारा खेला जाता था। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। तो दैट सीम क्वाइट absurd, यानी जो गेम्स के बारे में उनके द्वारा हमें बताए जाते थे वो absurd लगते थे, हमको बेतुके लगते थे, एंड इनडिग्निफाइड लगते थे, यानी उनका कोई मान सम्मान नहीं था। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड, और हम लोग ऐसे ट्रीट करते थे, इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, जैसे कि वो किसी प्रॉफिट यानी कोई संत महात्माओं के बारे में बता रही हो। यानी जिस तरीके से वो गेम की बात करती थी वो गेम हमें बेतुके लगते थे, तो हम लोग लगते थे कोई फेबल्स, कोई जातक कहानियाँ सुनाई जाती थी प्रॉफिट्स संत महात्माओं की। शी यूज टू टेल अस, यानी हम लोगों को वो प्रॉफिट्स ऑफ द फेबल्स लगती थी, उनकी कहानियाँ जो उनकी थी वो हमें बेतुकी लगती थी, इस तरीके की गेम्स उनके द्वारा बताए जाते थे। सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फ्रेट एंड स्लाइटली बेंट, सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट, यानी जब भी मैंने उनको देखा हमेशा वो छोटी कद में उनका कद था वो छोटा था, एंड फैट और हेल्थ में वो मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और हल्की सी झुकी हुई रहते थे। जैसे कि अपन बूढ़े व्यक्तियों को देखते हैं तो कई बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, तो वैसे ही मेरी दादी माँ थी, वो कद में छोटी थी, मोटी थी और झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका चेहरा था उस पर क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स का मतलब होता है कि जब बूढ़े व्यक्तियों के चेहरों को अपन देखते हैं तो कई उस पर रिंकल्स होते हैं, कई उसमें लाइनें बनी हुई होती हैं जो आपस में क्रॉस की हुई रहती हैं, क्रिस क्रॉस बनी हुई रहती हैं। तो वो क्रिस क्रॉस हो गया, यानी कि लाइनें आपस में क्रॉस कर जाना। जब बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो वैसे ही उनके चेहरे पे भी क्या थी, झुर्रियाँ जगह जगह पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन, लेकिन हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज एज वी हैड नोन हर, कि वो ऐसी ही थी जैसा कि हम जानते थे, यानी लोगों के द्वारा कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन हम इस बात को लेकर के निश्चित था कि वो वैसी ही थी जैसा कि 20 सालों में उनको लगातार देख। सो टेरिबली ओल्ड, यानी इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि उससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे जो राइटर वो कहते हैं कि मैंने मेरी ग्रैंड मदर को जैसा 20 सालों में देखा था वो बिल्कुल वैसी ही थी, तो लोगों के द्वारा उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुंदर थी, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो इतनी बूढ़ी दिखती थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ा कोई इंसान हो नहीं सकता। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से मैं उसी सेम एज यानी उसी स्थिति में उनको लगातार देख रहा था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो कभी दिखने में प्रीटी नहीं थी लेकिन वो सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. सी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो होबल्ड यानी घर में घूमती रहती थी इधर उधर, इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और जो उनका एक हाथ था वो अपने एक वेस्ट पे रखती थी, कमर पे रखती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो स्टूप को बैलेंस कर सके। यानी स्टूप का मतलब होता है कि जो लकड़ी वो हाथ में लेकर के रखते थे उसको बैलेंस कर सके, उसको एक हाथ में पकड़ के रखते थे, और एक हाथ को वो कहाँ रखते थे, अपनी उसको पीठ के ऊपर रखते थे, ताकि वो अपने जो झुकाव को
स्टूप का मतलब हो गया कि जो झुकाव था, जो झुक करके वो रखती थी, उसको बैलेंस कर सकें। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रजरी, और तो एक हाथ तो वो अपनी पीठ पे रखते थे अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जैसा कि राइटर ने बताया था कि वो झुक कर रहती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ में वो अपनी जो रोजरी की माला थी, बीड्स ये यानी माला के लिए आ गया, रोजरी यानी जो माला बूढ़े व्यक्ति जो माला फिराते हैं उनकी, तो वो रोजरी फिराती रहती थी। उसके हाथ में एक में माला चलती रहती थी, दूसरे हाथ को अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए अपने कमर के ऊपर रखती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल। सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लॉक्स यानी जूड़े के लिए आया है कि बालों का जो जूड़ा बना हुआ था वहाँ पे सिल्वर लॉक्स, उसको सिल्वर लॉक्स क्यों बताया, क्योंकि उनके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, तो उनका जो सफ़ेद जूड़ा था वह स्कैटर्ड बिखरा हुआ रहता था, एंड टाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। पेल का मतलब होता है जो हल्का पीला पड़ गया, यानी जो जिनका चेहरा पीला पड़ गया हो, जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उनके चेहरे हल्के पीले पड़ जाते हैं, उनमें एक हल्कापन आ जाता है, शाइनिंग नहीं रहती है। तो पकड़ फेस का मतलब होता है कि जब बूढ़े व्यक्तियों का चेहरा अपन देखते हैं तो जो मुंह के पास से बूढ़े व्यक्तियों का चेहरा होता है वो होठ तो आगे की तरफ निकल जाते हैं और दोनों साइड खड्डे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से दांत गिर जाते हैं, तो उनके दोनों होठ आगे की तरफ हो जाते हैं और दोनों साइड खड्डे से बन जाते हैं। तो उनका जो पकड़ फेस था और जो पेल फेस था, उस फेस पे उनके सिल्वर लॉक्स के कुछ बिखरे हुए बाल उन पे ऐसे बिखरे हुए रहते थे। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो लगातार मूव करते थे, चलते रहते थे इन एन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर का मतलब होता है जिस प्रार्थना को सुना नहीं जा सके, क्योंकि वो एक हाथ में अपनी रोजरी वाली माला रखते थे, तो मोतियों की माला रखते थे, तो उनको फिराने के लिए उनके हाथ लगातार चलते रहते और प्रार्थना वो अपने मुंह से करते रहते थे, लेकिन वो प्रार्थना सुनाई नहीं देती थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो विंटर के सर्दियों का जो दृश्य दिखाई देता है पर्वतों पे, यानी जिस प्रकार बर्फ़ जमी हुई रहती है, स्नो जमी हुई रहती है चारों तरफ, तो सर्दियों का जो दृश्य दिखाई देता है माउंटेन्स के ऊपर बिल्कुल वैसी ही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। सीरेनिटी का मतलब है पवित्रता के लिए, कि जिस प्रकार जो बर्फ़ होती है, जो पवित्र बर्फ़ होती है वो हम लोगों को शांति प्रदान करती है। यानी माउंटेन पे जो स्नो चारों तरफ बिखर जाती है, जब बाहर हम विंटर के समय में जब चारों तरफ स्नो आ जाती है माउंटेन पे, उसको हम देखते हैं तो उसको देख करके हमारे अंदर एक सीरेनिटी, एक शांति सी, एक पवित्र शांति सी आ जाती है। तो वैसे ही जो वाइट उनके बाल थे और वाइट उनका जो जूड़ा था और उनका जो चेहरा था और बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए रहते थे, तो उनको देख करके हमारे मन में भी एक शांति, एक कंटेनमेंट, एक संतुष्टि हमारे मन में आती है। तो वैसे ही वो मेरी दादी माँ थी जिनको देख करके मुझे एक संतुष्टि प्रदान होती थी, मुझे शांति मिलती थी। यानी यहाँ पे अपनी दादी माँ के फिगर को, अपनी दादी माँ की जो उन्होंने जो जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है उसको किसके समान बता दिया, माउंटेन पे जो स्नो बिखरी हुई रहती है उस सीरेनिटी, उसको देख करके जो सीरेनिटी हमें प्राप्त होती है, जो शांति हमें प्राप्त होती है, बिल्कुल वैसा ही बता दिया। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वो अपने रिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए थे उनके पास में, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से लगातार हम उनके साथ ही, मैं अपनी दादी माँ के साथ ही रहा। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो हमेशा मुझे सुबह जल्दी उठाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, वो हमेशा अपनी सुबह की प्रार्थना करती रहती थी। in a monotonous sing-song, monotonous का मतलब होता है निराश करने वाला, यानी इस तरीके से गाना गाती थी कि शायद वो निराश करने वाले ने मुझे निराश कर देता था। She bathed me and dressed me, उसके बाद वो मुझे नहलाती और मुझे तैयार करती, in hope that I would listen and get to know it by heart, इस उम्मीद में कि जो गाना, वो जो प्रार्थना गा रही है वो प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँगा शायद, और शायद मैं इसको नो इट बाय हार्ट, और उसको हृदय में उतार रहा हूँ, यानी उसको मैं पूरे मन से सुन रहा हूँगा। इस होप से वो हमेशा मुझे तैयार करते हुए, मुझे नहलाते हुए प्रार्थना करती रहती थी।
आई लिसन, मैं उसको सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी बोदर्ड नहीं हुआ, कभी परेशान नहीं हुआ टू लर्न इट, उनकी प्रार्थना को सीखने के लिए। यानी मैंने कभी उनकी प्रार्थना के बारे में, सीखने के बारे में कभी नहीं सोचा, बल्कि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फैच का मतलब होता है जाकर लाना, वुडन स्लेट यानी लकड़ी की स्लेट। जब वो मुझे तैयार कर देती और मुझे ड्रेस कपड़े पहना देती, उसके बाद मेरी लकड़ी की स्लेट मुझे ला कर देती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से साफ़ कर रखा होता था, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और उसको येलो चौक से प्लास्टर्ड किया हुआ रहता था। ए टाइनी अर्दन इंक पोट एंड ए रेड पेन, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोट मेरे लिए लेकर आती, एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सब चीज़ों को एक बंडल में वो टाई कर देती, बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और वो मेरे हाथ में दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में, ऑफ ए थिक स्टेल चपाटी विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी उसके बाद में क्या होता है, जो ब्रेकफास्ट होता है उस ब्रेकफास्ट में क्या होती, थिक यानी मोटी मोटी बासी चपाती, यानी पहले दिन की जो चपाती होती थी, विथ ए लिटिल बटर, जिस पे थोड़ा सा बटर लगा हुआ रहता था, एंड शुगर, थोड़ी शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी जो ब्रेक जब मुझे तैयार कर दिया जाता था, सारी जो मुझे पढ़ने वाली सामग्री थी, मेरी स्लेट वगैरह, मेरे इंक पोट वगैरह, वो मुझे इनका बंडल बना करके मेरे हाथ में देती। उसके बाद में जो रात की बासी रोटी थी, उन बासी रोटी पे हल्का सा बटर और शुगर फैला करके वी वेंट टू स्कूल, यानी हम लोग, नाश्ता हमारा वही होता था, उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, जब वो स्कूल जाती थी तो वो मेरे साथ जाती थी, तो कई जो बासी चपाती थी, बासी रोटियां थी रात की, वो मेरे साथ अपने साथ लेकर आती, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए। यानी जब वो मेरे साथ आती थी तो गांव के कुत्तों के लिए बासी रोटी मेरे लिए, मेरे साथ जाकर लेकर आती थी, उन कुत्तों को खिलाने के लिए। जब मैं जाता था पढ़ने के लिए तो मेरी दादी माँ मेरे साथ ही जाती थी। तो इस पैराग्राफ में अपने देखा कि किस तरीके से उसका और उसकी दादी माँ का रिलेशन बताया गया है, कि किस तरीके से उसकी दादी माँ उनको तैयार करती थी, नहलाती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती थी, और जहाँ वो पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ उनके साथ में जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल उस समय अलग से नहीं था, बल्कि एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर से अटैच था, यानी मंदिर के अंदर ही जो थी वो स्कूल चलती थी, वहाँ के जो पुजारी पादरी जो थे वो स्कूल चलाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन इधर साइड, जब बच्चे एक पंक्ति बना करके एक साइड में बैठे रहते, ऑफ द वरांडा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, और बरामदा में बैठे रहते और अल्फ़ाबेट को गाते हुए याद करते रहते समूह में, और समूह में ही प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, कोरस का मतलब हो गया कि समूह में बैठ जाना, यानी जब हम सारे बच्चे एक साथ रो में बैठ जाते थे और हम लोग अल्फ़ाबेट को बोल बोल के याद करते थे, उनको एक साथ बोलते थे गाने की तरह, और साथ ही हम समूह में बैठ करके प्रार्थना करते थे। उसमें मेरी ग्रैंड मदर थी वो सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो अंदर बैठी रहती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ, यानी मंदिर में जो ग्रंथ रखे हुए होते हैं, जिस प्रकार अपनी गीता होती है, रामायण होती है, वैसे वो ग्रंथ रखे हुए थे, तो उनको उठा करके वो पढ़ने का काम करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता, यानी उनके ग्रंथ पढ़ने का काम पूरा हो जाता और मेरी जो पढ़ाई पूरी हो जाती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो वहाँ से हम दोनों साथ में वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग, उस समय जब हम वापस निकलते मंदिर से तो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, वो हमें मंदिर के बाहर ही मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, ग्राउलिंग का मतलब होता है भौंकते गुर्राते हुए, यानी वो हमारा पीछा करते थे। जो दादी माँ उनको रोटी दे देती थी तो वो भौंकते हुए, गुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, यानी जो चपातीज हम उनको फेंकते थे, उन चपातीज के लिए आपस में एक दूसरे पर गुर्राते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते रहते थे। तो आज जितना अपन ने चैप्टर पढ़ा है उसमें अपन ने देखा कि उसने अपने पहले दादाजी को डिस्क्राइब किया, दादाजी के बारे में बताया, दूसरी बार उसने अपनी दादी माँ के साथ कैसा रिलेशन था उनका, वो दिखने में कैसी थी उनके बारे में बताया है, और किस तरीके से वो उनको तैयार करती थी, किस तरीके से वो वहाँ पढ़ने के लिए उनके साथ जाती थी, और वापस आते हुए किस तरीके से वो कुत्तों को रोटी खिलाती थी, गाँव के कुत्तों को। तो इतना आज के जो वीडियो में अपन पढ़ा है। इसके बाद आगे का जो पार्ट रहेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।